Assalamu alaikum, second year bio students. I hope all of you are doing great by the grace of Allah. Welcome to lecture number 3 of our chapter 24, and our today's topic is inheritance of acquired characters. So previously we talked about the origin of life and how different cells were formed and they evolved from one form to another. अब हम देखते हैं कि जितनी भी different species हमारे पास present time पर हैं, उनके अंदर जो उनके distinguishing characters हैं या जो उनकी different abilities हैं जो उन्होंने with the passage of time acquire की थी due to different reasons, वो उन्होंने क्यों एक्वायर की और कैसे उन्होंने इन कैरेक्टर्स को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास ऑन किया यानी इनहेरिट किया। इसके ऊपर मेनली जो सबसे ज़्यादा काम था वो तो डार्विन का था, लेकिन उनसे पहले डार्विन से पहले जो कुछ डिस्टिंग्विशिंग काम स्टेप्स जो लिए थे वो लेमार्क ने लिए थे। लेमार्क ने 1809 में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन प्रपोज की थी, जिसके अंदर उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए थे ऑन द टॉपिक ऑफ अडेप्टेशंस एज वेल एज इनहेरिटेंस. So his ideas included, the first idea that he proposed in his theory was that the parts of the body which are used एक्टिवली यानी ऐसे पार्ट्स जिनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनका साइज़ लार्ज हो जाता है एंड दीज पार्ट्स बिकम स्ट्रॉन्गर और वो उनका एक्टिव बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं। और ऐसे बॉडी पार्ट्स जो कि ऑर्गेनिज्म ज़्यादा यूज़ नहीं करते वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिटीरियोरेट हो जाते हैं या एलिमिनेट हो जाते हैं उनकी बॉडी के अंदर से। और इसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने जो एग्ज़ाम्पल दी थी वो थी मोस्ट कॉमन एग्ज़ाम्पल ऑफ जिराफ, यानी कि जिराफ ने अपनी नेक को क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया था हायर एल्टीट्यूड्स तक पहुंचने के लिए, हायर हाइट से फूड लेने के लिए, तो इस वजह से उनकी जो नेक्स थी वो स्ट्रेच हो गई। एंड ऑल्सो ही ऑल्सो स्टेटेड दैट ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार जो हैं जो अपना आर्म ज़्यादा यूज़ करते हैं, अपने जिस आर्म से हैमर ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर आर्म। द सेकेंड आइडिया ऑफ लेमार्क वॉज, ये तो पहला आइडिया हो गया, जो सेकेंड आइडिया था उसके अकॉर्डिंग ही सेड कि ये वाले कैरेक्टर्स जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ने विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट रीजंस की वजह से एक्वायर कर लिए थे वो उनको नेक्स्ट जनरेशन्स में पास ऑन करते हैं या इनहेरिट करते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स यानी किसी भी एनवायरमेंटल नेसेसिटी की वजह से किसी ऑर्गेनिज्म ने अपने अंदर जो चेंज लाया उसके बाद उस चेंज को वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन कर देते हैं। जिस तरह से वंस अगेन उन्होंने अपने इस आइडिया को भी सपोर्ट करने के लिए जिराफ्स को रेफरेंस किया कि उनके अंदर क्योंकि लॉन्ग नेक्स जो थी उनका कैरेक्टर उनके लिए बेनिफिशियल साबित हो गया, तो इस वजह से उन्होंने अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स में इस कैरेक्टर को पास करते गए वो। और इस तरह से विद द पैसेज ऑफ टाइम जो लॉन्ग नेक्स थी जिराफ्स की उनका एक तो हाइट भी बढ़ती गई और फिर हमारे पास जो शॉर्ट नेक्स थे जिराफ्स वो एलिमिनेट हो गए। बट द ड्रॉबैक ऑफ हिज थ्योरी इज़ स्पेशली दिस सेकेंड आइडिया इज़ कि ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो इनहेरिट नहीं हो सकते, यानी कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो हैं वो जस्ट स्पीशीज़ प्रेजेंट टाइम पर अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद ब खुद अपने अंदर लाती हैं। इनहेरिट वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि जिनकी इंफॉर्मेशन पूरे जेनेटिक सेटअप के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक सेटअप के अंदर इनग्रेल्ड होती है या उसके अंदर वो पहले से लिखी हुई होती है। वो कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इनहेरिट होते हैं और जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं चार्ल्स डार्विन की और उनकी जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस और कंट्रीब्यूशंस थी ऑन द टॉपिक ऑफ एवोल्यूशन एंड हिस्ट्री इनहेरिटेंस, वो कौन कौन सी थी। ही वाज बोर्न एट द टाइम लेमार्क प्रपोज्ड हिज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और इनकी जो वर्क है डार्विन का वो बेसिकली सारा बेस्ड ऑन है ऑन हिज एक्सपीडिशन ऑन बेगल टू साउथ अमेरिकन कोस्ट लाइन, यानी कि वो बहरी जहाज़ जिसको बेगल का नाम दिया गया था वो उसके ज़रिए साउथ अमेरिकन जो शोर लाइंस थी या ओशन के साइड पे एरियाज़ और आइलैंड्स थे वो वहाँ पे गए थे, जर्नी उन्होंने वहाँ पे की थी और फिर वहाँ पे प्रेजेंट डिफरेंट फौना एंड फ्लोरा जो स्पीशीज़ थी उनको उन्होंने स्टडी किया और उसके अकॉर्डिंग फिर डिफरेंट हाइपोथेसिस जनरेट करके इन्होंने एवोल्यूशन के बारे में थेरीज प्रपोज की थी। सो जो कुछ ऑब्जर्वेशंस डार्विन ने इस साउथ अमेरिकन रीजन में काउंट डाउन की थी या उनको मार्क किया था, उसमें से फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये था कि वहाँ पर जो प्रेजेंट फ्लोरा एंड फौना थे वो डिफरेंट थे दूसरे रीजन से। यानी पहली उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि यहाँ पे प्रेजेंट जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं
वो दुनिया के दूसरे रीजन से या यूरोप के अंदर प्रेजेंट डिफरेंट रीजन से डिफरेंट थे, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड। तो उनको वहाँ अमेरिका के अंदर प्रेजेंट स्पीशीज़ डिफरेंट नज़र आई यूरोप के अंदर से। एक और जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने की डार्विन ने, सेकेंड ऑब्जर्वेशन वॉज दैट ही स्टडीड द फॉसिल्स प्रेजेंट इन साउथ अमेरिकन लैंड, और उनसे उनको ये पता चला कि वहाँ पे प्रेजेंट फॉसिल्स जो है वो भी डिफरेंट हैं दूसरी जगहों के दूसरी डिफरेंट स्पीशीज़ या मॉडर्न स्पीशीज़ से। यानी कि ये कहा जा सकता है कि वो जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट था उसकी जो हिस्ट्री थी दैट ऑल्सो वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इन ऑब्जर्वेशंस में से जो सबसे स्ट्राइकिंग या सबसे पजलिंग उनकी ऑब्जर्वेशन थी दैट वाज ही व्हेन ही स्टडीड द आइलैंड ऑफ गैलापेगोस। गैलापेगोस आइलैंड को जब उन्होंने स्टडी किया तो वहाँ से उनको सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग ऑब्जर्वेशंस मिली। वहाँ पे भी स्पेसिफिकली उन्होंने फौना को स्टडी किया वहाँ के। वहाँ प्रेजेंट डिफरेंट स्पीशीज़ को जब एनिमल स्पीशीज़ को उन्होंने स्टडी किया तो उनको ये पता चला कि वहाँ पे प्रेजेंट जो एनिमल्स हैं वो साउथ अमेरिकन मेन लैंड से तो मिलते जुलते हैं, यानी कि साउथ अमेरिकन जो मेन लैंड है उसकी सराउंडिंग में जो आइलैंड्स हैं इनके फौना और फ्लोरा जो है वो मेन लैंड से मिलते हैं, लेकिन दुनिया के किसी दूसरे रीजन से उनके अंदर रिजेम्बलेंस बहुत कम है। एंड ऑल्सो ही कलेक्टेड 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिंचेस। इसी आइलैंड पे उन्होंने 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिंचेस को स्टडी किया। फिंचेस जो हैं वो एक टाइप है चिड़िया की। इनको जब उन्होंने स्टडी किया तो उनको ये पता चला कि वो स्पीशी एक ही है, यानी स्पीशी मिलती जुलती हैं वो एक दूसरे से, लेकिन उनके अंदर कुछ बहुत यूनिक कैरेक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम उन्हें उनको डिफरेंट कैटेगरीज़ में डाल दिया। यानी कि फिंचेस की स्पीशी जो थी वो सिंगल थी, लेकिन उसके आगे उसकी बहुत सारी टाइप्स थी, और उसके पीछे रीज़न ये थी कि उनमें से हर एक टाइप के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स थे। यानी वो मिलते जुलते भी थे लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट भी थे, और इन डिफरेंट कैरेक्टर्स की वजह से उनको डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर कैटेगराइज कर दिया गया। एक और चीज़ जो उन्होंने नोटिस की वो ये भी की कि जो डिफरेंट आइलैंड्स प्रेजेंट थे साउथ अमेरिकन रीजन में, वो आइलैंड्स एक दूसरे से भी स्लाइटली डिफरेंट थे, यानी उनकी स्पीशीज़ एक दूसरे से भी स्लाइटली डिफरेंट थी। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है, या उन्होंने ये सबसे पहले आर्ग्यूमेंट जनरेट किया यहाँ से कि जो स्पीशीज़ थी वो मेनली प्रेजेंट इस मेनलैंड में थी, और फिर यहाँ से मूव करके जब वो डिफरेंट आइलैंड्स में जाती गई और उन आइलैंड्स में प्रेजेंट डिफरेंट कंडीशंस उनको फेस करनी पड़ी, तो उन स्पीशीज़ ने अपने अंदर चेंजेस ले आए वो, और इन चेंजेस की वजह से हमने उनको डिफरेंट स्पीशीज़ ही की कैटेगरीज़ में डाल दिया या उनको डिफ्रेंशिएट कर दिया एक दूसरे से। So when Darwin returned to the Great Britain in 1836, he proposed the main argument, जो उनकी सारे ऑब्जर्वेशन के अंदर से उनको मेन आइडिया मिला था वो ये था कि ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ एंड अडेप्टेशंस आर क्लोजली रिलेटेड। यानी कि किसी भी स्पीशी का जो ओरिजिन है और फिर उसके अंदर आने वाले अडेप्टेशंस की वजह से जो उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं। इसी तरह से इसी के अकॉर्डिंग उनके जो ये ऑब्जर्वेशंस थी वो सारी इस आइडिया के ऊपर पूरी तरह से फिट होती हैं कि डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स थे वो एक दूसरे से बहुत क्लोजली मिलते भी थे, बट दे ऑल्सो हैड सम वेरी डिफरेंट कैरेक्टर्स। और उसके पीछे रीज़न क्या आ गई थी? जियोग्राफिकल बैरियर्स, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस आए थे वो उनकी जियोग्राफी चेंज होने की वजह से या हैबिटेट चेंज होने की वजह से हुए थे, और इसी वजह से उन्होंने इसी आइडिया को अप्लाई किया था गैलापागोस में जो उन्होंने फिंचेस स्टडी किए थे उनके ऊपर भी। तो इस तरह से अराउंड 1844 उन्होंने एस्से लिखा एक डार्विन ने, विच वाज ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ एंड नेचुरल सिलेक्शन, यानी अपने सारे आइडियाज़ को उन्होंने कंपाइल किया इन 1844। लेकिन इसको पब्लिश करने से पहले एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम अल्फ्रेड वॉलिस था, इनका जिक्र भी हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। उन्होंने भी एट द सेम टाइम सिमिलर आइडियाज़ प्रपोज किए नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर डार्विन से मिलते जुलते, यानी कि डार्विन से मिलते जुलते आइडियाज़ एट द सेम टाइम एक और जगह से भी मिले, यानी एक और साइंटिस्ट से भी मिले। तो इसका मतलब ये हुआ कि डार्विन के जो आइडियाज़ थे वो मज़ीद सपोर्ट हो गए, उनकी जो थ्योरी थी वो मज़ीद सपोर्ट हो गई, और फिर इस वजह से डार्विन ने फिर पब्लिश की अपनी जो फर्स्ट अपना एसे जो था, जो पब्लिकेशन थी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, और उसको उन्होंने 1859 में प्रपोज़ किया या उसको पब्लिश किया, और फिर उसके अंदर जो उनके दो मेन पॉइंट्स थे वो उन्होंने प्रेजेंट किए दुनिया के आगे, जो उनकी सारी स्टडीज़ ऑब्जर्वेशंस का की समरी थी।
अब अगर हम बात कर लें डार्विन की इस पूरी स्टडी की जो कि उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के नाम से पब्लिश की थी, तो उसमें उन्होंने दो मेन पॉइंट्स रेज़ किए थे। उनके जो दो आर्ग्यूमेंट्स थे उनमें फर्स्ट वन था डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, यानी उनका ये बिलीव था डार्विन का कि जितनी भी न्यू स्पीशीज़ हमें प्रेजेंट टाइम पर नज़र आती हैं एक्चुअली ये ओरिजिनेट सेम एंसेस्टर से हुई हैं, या इनका ओरिजिन जो है वो सेम है। बिल्कुल उस तरह जैसे एक ट्री होता है हमारे पास और उसका ट्रंक जो होता है वो सेम होता है और फिर उसके बाद उसके अंदर से डिफरेंट ब्रांचेस निकलती हैं, बिल्कुल इस तरह से डार्विन ने कंपेयर किया था हिस्ट्री ऑफ लाइफ को, और उनके अकॉर्डिंग जो एंसेस्टर्स थे जितनी भी मॉडर्न स्पीशीज़ हैं वो सेम थे, ओरिजिन सेम है, और फिर उसके बाद आगे जाके इनके अंदर चेंजेस आने की वजह से इनमें डिवीजन्स हो गई, और फिर उन डिवीजन्स के अंदर मज़ीद चेंजेस आने की वजह से और वेराइटीज़ जनरेट होती गई। सो हमें इस तरह की ब्रांचिंग नज़र आती है हिस्ट्री ऑफ लाइफ को पढ़ते हुए, और यही जो ब्रांचिंग है ये एक्सप्लेन करती है कि डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो एक दूसरे से मिलती जुलती भी हैं बट ऑल्सो डिफरेंट भी होती हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो ओरिजिन प्रेजेंट है, ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट पे एंसेस्टर जो है वो सेम है, यानी एक ही स्पीशी होगी जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होंगे, उसी स्पीशी के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आने से अब हमारे पास दो न्यू स्पीशीज़ या दो न्यू ब्रांचेस हमारे पास आ गई। सो इस तरह से एवोल्यूशन का प्रोसेस जो है वो सेम एंसेस्टर से आगे डिवाइड करके न्यू स्पीशीज़ को राइज करता है या न्यू स्पीशीज़ को ओरिजिनेट करता है। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट ऑफ डार्विन वॉज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर डार्विन का ये कहना था कि ये सारी स्पीशीज़ जिनकी हमने बात की कि इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं और वो डिवाइड होके या उनके अंदर चेंजेस की वजह से वो न्यू कैटेगरीज या न्यू स्पीशीज़ में डिवाइड होते जा रहे हैं, तो इसके पीछे जो रीज़न है वो है नेचुरल सिलेक्शन की, यानी स्पीशीज़ ऐसी जो है वो रिटेन रहेंगी, ऐसी स्पीशीज़ सर्वाइव करेंगी जिनको नेचर सिलेक्ट करती है। अब वो नेचर सिलेक्ट उनको किस तरह से करती है, उसके पीछे क्या क्राइटेरिया होता है, वो भी डार्विन ने अपने ऑब्जर्वेशंस में प्रपोज किया। अकॉर्डिंग टू डार्विन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो रीज़न नेचुरल सिलेक्शन की होती है, यानी नेचर जिन ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करती है उसकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल रीज़न होती है कंपटीशन, यानी कि किसी भी लोकेशन, किसी भी एरिया में, हैबिटेट में जब ऑर्गेनिजम्स का नंबर बढ़ जाता है, इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ जाता है, तो उनके दरमियान हैबिटेट और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और उनके एनवायरनमेंट के अंदर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, और इस कंपटीशन की वजह से अब उनमें से कुछ को सरवाइव करना पड़ेगा और कुछ को एलिमिनेट करना पड़ेगा नेचर को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न हमारे पास आ गई स्ट्रगल टू सर्वाइव या स्ट्रगल कंपटीशन अमंग इंडिविजुअल्स। सो डार्विन का फर्स्ट आइडिया तो हो गया कंपटीशन का। सेकंड, उन्होंने ये कहा कि ये जो कंपटीशन इन ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में है वो रैंडम नहीं होता, यानी वो बिला वजह नहीं होता, बल्कि वो कंपटीशन बेस्ड होता है ऑन द हेरिडिटरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनिमल्स और डिफरेंट इंडिविजुअल्स, यानी कि ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके अंदर हेरिडिटेशन के प्रोसेस के थ्रू ऐसी इंफॉर्मेशन पहले से स्टोर होती है जो उनको हेल्प करती है सर्वाइव करने में, एनवायरनमेंट में वो फेवरेबल ज़्यादा होते हैं, या उनकी जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो ईजी हो जाता है। जबकि ऐसे इंडिविजुअल जिनके अंदर इनहेरिटेड कैरेक्टर्स ऐसे नहीं होते जो उनको सर्वाइवल में हेल्प करें, तो वो एलिमिनेट हो जाते हैं, और इसी वजह से उनका जो नंबर है वो स्लोली उस पूरे एनवायरनमेंट में से ख़त्म हो जाता है। अनदर थिंग जो उन्होंने आइडिया प्रपोज किया, थर्ड वन वाज दैट जो ऐसे इंडिविजुअल्स जो ग्रो नहीं कर पाते, यानी उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो डिफरेंट कंडीशंस को या डिफरेंट कंपटीशंस को सर्वाइव कर पाएँ, जब वो सर्वाइवल नहीं उनका चलेगा या वो अपने आप को बचा नहीं सकेंगे उस कंपटीशन से, तो उनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होगी, यानी वो अपने नंबर को इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे, और इस तरह से उनकी जो पॉपुलेशन है वो स्लोली डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसा पॉइंट आएगा कि वो जो डिक्रीज़ होती हुई पॉपुलेशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और हमारे पास सिर्फ वो स्पीशी रह जाएगी जो कि इवॉल्व होगी या जिसने एवोल्यूशन के थ्रू अपने अंदर ऐसे चेंजेस एक्वायर कर लिए होंगे जो उनको न्यू कंडीशंस या न्यू एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करने में हेल्प करेंगी। सो डार्विन की ये जो प्रपोजिशंस थी, ये जो आइडियाज़ थे, उन्होंने बहुत सारे बायोलॉजिस्ट को इस बात पे कन्विंस कर दिया कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो एवोल्यूशन का प्रोडक्ट है, या एवोल्यूशन की वजह से वो जनरेट होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। ये जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ डार्विन ने पब्लिश की थी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था ऑन द स्टडीज़ ऑफ एवोल्यूशन एज वेल एज इनहेरिटेंस, क्योंकि डार्विन ने इनहेरिटेंस के पॉइंट को भी रेज़ किया था
इस वजह से लेटर ऑन जब मेंडल ने इनहेरिटेंस के ऊपर डिटेल में काम किया तो मेंडल का काम और डार्विन का काम जो था इट वाज क्लोजली रिलेटेड, और फिर इस वजह से इन कामों को ज्वाइन करके एक न्यू थ्योरी या न्यू कॉन्सेप्ट जो ओरिजिनेट हुआ था उसको हम नाम देते हैं मॉडर्न सिंथेसिस और नियो डार्विनिज्म। ये वो कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर डार्विन के आइडियाज़ और मेंडल के इनहेरिटेंस के आइडियाज़ को कंबाइन किया गया है, और इसके अंदर इसके अलावा और बहुत सारी जो फील्ड्स हैं उनको भी इस कॉन्सेप्ट के अंदर स्टडी किया जाता है, जैसे कि हमारे पास पैलियोंटोलॉजी, टेक्सोनॉमी, बायोजियोग्राफी एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, इन सारी फील्ड्स को स्टडी करके जब हम एवोल्यूशन और इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट है मॉडर्न, इसको अब हम नाम देते हैं नियो डार्विनिज्म या मॉडर्न सिंथेसिस का। और सिंथेसिस का नाम इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट फील्ड्स को हम इकट्ठा मिलाकर या उन सब की स्टडीज़ को कंबाइन करके इस थ्योरी या इस कॉन्सेप्ट के अंडर फॉल करते हैं, विच वॉज प्रपोज्ड और डेवलप्ड इन द अर्ली 1940s. Like always, at the end, I have accumulated some important points and important information that we learned from today's topic. इसमें से जो नियो डार्विनिज्म है और डार्विन की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इनको केयरफुली लर्न कीजिएगा, एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.